रेडी है ना? चलिए ठीक है, 7th क्लास ध्यान दीजिए, 7th क्लास में सभी लोग ध्यान देंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मार्कर कहाँ रखा है, मार्कर ये रहा। सुनने को तैयार? कल ऑलमोस्ट 30% किए थे, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये आपका 90% है, 10% और बचा हुआ है, वो देखते हैं। अगर समय बचा तो आज करेंगे, नहीं तो फिर वो कल 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगा वो वाला चीज़, ठीक है। अब मुंडी तुंडी नीचे मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, कुछ नहीं, बस चुपचाप आराम से देखना है। इतना देर में अभी तक किसी को मुंह खोलते हुए नहीं देखा है, लेकिन जैसे पढ़ाना चालू करेंगे लगता है कौची हो गया एकदम, पूरा ऑक्सीजन की कमी हो गया एकदम। वैसे नहीं करना है, ठीक है। और जब भी ऐसा करने का मन करे तो क्या करना है, लंबा लंबा सांस देना है। क्या करना है? और तो बोलते रहना है, साथ में इंटरेक्ट करते रहना है, इसलिए तो हम आप लोग बुलवाते रहते हैं। अरे जानते हैं, अगर शांत लेवल का क्लास रहता है तो आप लोग से चिल्वाते हैं, हम गला बैठा देते हैं। मतलब क्लास ऐसा होता है जिससे आसपास का माहौल डिस्टर्ब ना होता, तो आप लोग से हम हल्ला करवा देते। हल्ला करना मतलब समझ रहे, मतलब कस कस के बोलना है। उससे क्या होता है ना कि दिमाग में यहीं पे बैठ जाता है सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। हाँ, अटेंशन, रेडी? शुरू करें। देखिए, अब हम लोग का कहानी आगे से स्टार्ट होगा। एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। ये हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर, 7th क्लास के इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है राजा और उनके राज्य, ठीक है। जिसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि राजाओं का प्रशासन कैसे कैसे डेवलप हुआ था, है ना। उसमें हम सामंत वगैरह का बात किए थे, बताए थे कि किस प्रकार से राजा लोग अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उपाधियों को धारण करता था, है ना। महाराज हो गया, राज राजेश्वर हो गया, इस प्रकार की उपाधियों को धारण करता था अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए। एक राज्य को चलाने के लिए जो धन आता था वो राजस्व से वसूला जाता था, है ना। जनता से कर लेकर के लोग वसूलता था, और उसका इस्तेमाल किले के निर्माण करने में, राज्य का संचालन करने में, प्रशासन चलाने में, सैनिकों को देने में, है ना, सैनिक बनाने में, मंदिर के निर्माण करने में, इत्यादि कार्यों में किया जाता था, ठीक है। ये चीज़ देखे थे कि प्रशासन इस प्रकार से चलता था। फिर आप देखे थे कि सामंत को ये जिम्मेदारी था, क्या था, कि वो सैनिक देगा और कहीं ना कहीं क्या करेगा, कर वगैरह वसूल करके करने में राजा को सहयोग करेगा। अब सामंत जो है वो क्या करते थे, राजाओं को सैनिक दिया करते थे, है ना। तो उसी में से कुछ सामंत अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बना लिए थे। तो शक्तिशाली सामंत जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र, यानी अपने राज्य को जो है ना, अपना राज्य तो नहीं कहेंगे, अपने छोटे से गाँव कबीला जो कह दीजिए, उसको एक अपना नया राज्य बना दिया। जब शक्तिशाली हो गया राजा से भी ज़्यादा, तो वो क्या किया, अपने आप को उस राज्य से स्वतंत्र करके एक नया राज्य घोषित कर लिया। इससे क्या हुआ कि नए, इस तरीके से नए नए राजवंशों का उदय शुरू हुआ, ठीक है। नए नए प्रकार के राजवंश बनने लगे थे, ठीक है। ये सभी प्रकार की चीज़ों को देखे थे। फिर आपको एक बात और बताया गया था कि एक शब्द था जिसका नाम था प्रशस्ति। उस प्रशस्ति में ये कहा गया था कि राजा लोग के तारीफ में लिखी गई रचनाएं, है ना, राजाओं की प्रशंसाओं में लिखी गई रचनाएं प्रशस्ति कहलाती थी, जिससे ब्राह्मणों के द्वारा लिखा जाता था। ये प्रशस्ति पूरी तरह से सच नहीं होता था, है ना, थोड़ा बहुत मिलावट भी रहता था। हाँ, इस तरीके से वो प्रशस्ति शब्द का बात किए थे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? लास्ट में क्या शब्द था प्रशस्ति के बाद, हम क्या बताए थे, कौन बता सकता है? किसी को नहीं याद है? हाँ, देखिए वो 8th क्लास में बता दिया, आप लोग 7th क्लास में आप लोग को अपना पता नहीं याद रहा। ताम्रपत्र, लास्ट शब्द क्या था? ताम्रपत्र, है ना। ताम्रपत्र यानी तांबा का पत्ता पीस चाप चुप करके पतला सा पत्थर बनाया, जिसमें क्या बोले थे कि लिखा जाता था। और क्या लिखा जाता था? हाँ, जमीनों का ब्यौरा लिखा जाता था, है ना। जमीन हो गया, धन हो गया, किसी व्यक्ति के पास जो संपत्ति है, हाँ, उसके संपत्ति का पूरा एक सबूत हुआ करता था, प्रूफ हुआ करता था, वो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था। समझ में आया बात? तो ये चीज़ था, और वहीं के बाद हम चीज़ों को स्टॉप किए थे, ठीक है। कहानी को बंद रोका गया था। अब उसके आगे की कहानी को पढ़िए जो आपके चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद कहा गया ना कि जब ये हम लोग का क्या हुआ कि नए नए राजवंशों का उदय हो गया, तो उसी में से जो है ना राजवंश जब बन करके आए तो कुछ राजवंश आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है। आपस में लड़ते थे। लड़ने का कारण क्या था? हर राज्य चाहता था कि हर राज्य को अगर सुरक्षित रहना है तो वो अपनी शक्तियों को बढ़ाता था, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अगर टिके रहना है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आज के जैसा वो कानून नहीं था, जैसे आज भारत देश में कानून है, जिस कानून के दम पे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो,
छोटा हो बड़ा हो कैसा भी क्यों ना हो, उसको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है, उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून वैसा है। अगर कोई व्यक्ति वैसा, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि हम ही अब काला है, हमारा मुँह पे आके काला काला कहेगा और हम जाके केस कर देंगे ना, वो व्यक्ति जेल चला जाएगा सिर्फ काला कहने पे। इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है हमारा कानून, जिसकी वजह से क्या है, देश में गड़बड़ी नहीं होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वही सर्वाइव कर पाता था जो इसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है। कोई लड़ने के लिए आया तो जवाब दे सके, वही जीत पाता था। कमज़ोर था तो उसको सुनना पड़ता था या तो उसको झुक करके रहना पड़ता था। ऐसा स्थिति था पहले के समय में। तो हर राज्य जो है, हर राज्य के व्यक्ति जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करता था, अपनी शक्तियों को बढ़ाता था। और शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करेगा, मैक्सिमम अपने राज्य का विस्तार करेगा। एक गांव लेगा, दूसरा गांव लेगा, तीसरा गांव लेगा, चौथा गांव लेगा। इस तरीके से क्या करता था, अपनी शक्तियों को बढ़ाता था। अब देखिए दो तरह, इस जब बढ़ाएगा तो बढ़ाने में दो तरह का चीज़ें होगा। हमारे पास मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, इतना भी क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है, ठीक है, ये सब में अलग अलग क्या है, राजा है। इतना क्षेत्र है, ये सब अलग अलग प्रकार के क्या है, सब में राजा है। अब ये व्यक्ति मान लीजिए जो है ना, इसमें से जैसे अगर राजा, इतने अलग अलग क्षेत्र बना हुआ है, एक व्यक्ति है इसमें, कोई भी मान लीजिए एक राजा है, ठीक है, इसमें कोई एक वो राजा है, किंग है। तो अगर इसको सर्वाइव करना है, अपनी शक्ति को बनाए रखना है हमेशा के लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो अपनी शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपने बगल वाले पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आक्रमण करके इसको जीत करके इसको इतना को अपना राज्य बना लेगा। अब इसका राज्य इतना बड़ा हो गया, फिर इस और मान लीजिए अपने बगल वाला को लेता है और जीत लेता है, तो इसका राज्य इतना और बड़ा हो गया। फिर इस बगल वाले को जीता तो इसका राज्य इतना बड़ा हो गया। और इस तरीके से अब पहले इतना था, लेकिन अब इसका राज्य कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया है। अब इससे क्या छोटकन भिड़ पाएगा, नहीं भिड़ पाएगा। तो इस तरीके से इसका शक्ति मिल गया इसका, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा लेने से काम नहीं चलेगा। जिस ज़मीन को टुकड़ा को आप ले रहे हैं वो समृद्धशाली भी होना चाहिए। जैसे उस समय समृद्धशाली या अच्छा देश या राज्य कौन कहलाता था, जहाँ का पैदावार बहुत अच्छा हो, जहाँ फसल बहुत तगड़ा उगता हो। मान लीजिए कि इस प्रकार का लूटते चल गया, लेकिन रेगिस्तान वाला इलाका लूट लिया, तो क्या हो गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए कह रहा है कि हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और सब रेगिस्तान का मिट्टी है, जहाँ ना फसल उगता है ना जहाँ आदमी रहता है, कुछ रहबे नहीं करता है ना। हिमालय पर्वत जीत लिया है, तो क्या हो गया, उससे कुछ हुआ नहीं हुआ। उसको वो क्षेत्र को जीतना पड़ेगा जहाँ का पैदावार बहुत अच्छा हो, जहाँ का लोग ज़्यादा अच्छे खासे उगते हों, क्योंकि पैदावार अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगेगा तो उसको बेच करके दूसरे राज्यों में अच्छा खासा धन कमाएगा। जब धन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत लेवल का तोप हथियार बनाएगा, अपने किलेबंदी का निर्माण करेगा, एक से एक मजबूत से मजबूत सैनिक बनाएगा। क्योंकि सब तो पैसा के ऊपर डिपेंड करता है ना, धन के ऊपर ही तो निर्भर करता है। एक धनी व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है ना। तो जिस राज्य के पास पैसा होगा वो राजा क्या कर, वो राज्य कैसा होगा, समृद्धशाली होगा, बहुत ही मजबूत बन जाएगा, ठीक है। और राज्य के पास पैसा कहाँ से आएगा, उसके राज्य में कुछ होगा तब ना। मान लीजिए कोई राज्य जिसमें कृषि बहुत अच्छा होता है तो अपने राज्य से फसल उगवा करके बेच के पैसा कमाएगा बहुत सारा। कोई राज्य के कारीगर एक से एक है, कारीगर मस्त से मस्त है, तो बढ़िया कारीगरी करवा करके सामान को बेच के पैसा कमाएगा। लेकिन कोई राजा है जिसके पास ना कारीगर अच्छा है, ना जमीन उगता है ना, कुछ होवे नहीं करता है ना। अच्छा, जमीन मतलब फसल नहीं उगता है, तो उसके पास क्या होगा। हम कुछ नहीं समझे, आप अपना काम कीजिए ना, हम कुछ नहीं सोचा है, समझे। तो कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। फालतू टाइप का ज़मीन लेके बैठा हुआ है, आए आप लोगों को काहे ला हंसे लगे जी। हाँ तो सामंत बैठाएगा नहीं, सामंत का सिस्टम देखे थे ना। हाँ, उसको चूर के बैठा देगा, तो वो होते रहता है। तो वैसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है, वो समय लगता है उसमें। ऐसे नहीं कि आज जीता तो कल सामंत हीरो बनने लगा, ऐसा थोड़ी होता है, समय लगता है सब चीज़ होने में। कुछ सामंत को, अब राजा अगर बढ़िया है, इज्जतदार है, समझदार है, तो व्यक्तियों को ले करके चलता है। यही तो टीम बिल्डिंग होता है, राजा का योगदान इसी में है ना। राजा अगर मान लीजिए मजबूत है, अब देखिए कोई भी सामंत दो ही तरीके से आपके साथ रहेगा। या तो वो व्यक्ति बलवान है, राजा सबसे खतरनाक लेवल का है, मजबूत है, शक्तिशाली, जिसके सामने कोई सामंत टिक नहीं सकता है, या तो तब हो सकता है। नहीं तो दूसरा, हर व्यक्ति आपका सम्मान करता है, इज्जत करता है, तो कहेगा इज्जत के नाते आदमी नहीं बोल सकता। दो ही तरीके से व्यक्ति आपके साथ से आपके सामने दो ही कारण झुक सकता है, या तो आपके डर से या तो आपके सम्मान में। इसके अलावा और व्यक्ति नहीं झुकता है किसी के सामने। समझ आ रहा है बात को। दो ही कारण से व्यक्ति किसी के सामने झुकता है, एक उसके
डर से और एक सम्मान से। जैसे आज आप अपने पापा लोग के सामने झुक जाते होंगे, किस लिए? डर के वजह से। नहीं झुकिएगा तो उठा के पटक देंगे, है ना। लेकिन एक समय आएगा कि आपके पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, है ना, वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उस वक्त भी आप झुकिएगा। तो उस वक्त किस लिए झुकिएगा? सम्मान के लिए, है ना। उस वक्त आपके पिताजी आपको नहीं मार सकते हैं, तो उस वक्त आप ही कुछ कर दे सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त नहीं, आप झुकते हैं फिर भी। तो व्यक्ति दो ही कारणों से झुकता है, एक सम्मान में और एक डर में। तो अगर किसी राजा को अगर सर्वाइव करना है, उसके सामने कोई व्यक्ति हीरो ना बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने आप को बढ़िया बनाना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर चरित्र जो भी कह दीजिए, एक अच्छा इंसान बनाना होगा जिसका सब इज्जत करे, या तो पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि उससे सब डरे। लेकिन देखिए, इज्जत तो कर भी करेगा अलग बात है, लेकिन शक्ति भी जरूरी है। बिना शक्ति, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा आदमी, लेकिन आपके पास ताकत है ये नहीं है, शक्ति है ही नहीं, है, देश बहुत छोटा मोटा स्तर का है, तो फिर भी क्या काम कर लेगा लोग ना? आप कितना अच्छा है, आपके पास शक्ति ही मेन चीज़ है। बड़ी बात यही है। इसीलिए लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह का कार्य करता था, ठीक है। तो लोग जो है, आक्रमण किस राज्य पे ज़्यादा हुआ करता था? जो राज्य समृद्धशाली हुआ करता था। समझ में आया बात? अगर ये है, ये राजा है, इसके पास एक, मान लीजिए यही राजा वाला एक राज्य है, इसके पास ई भी आक्रमण करने को, ई भी सब आक्रमण करने के लिए है। लेकिन इनमें से वो आक्रमण सबसे पहले किस पे करेगा? उस पे करेगा जिसमें कुछ लाभ हो। जैसे मान लीजिए इससे दूर है, यहाँ पे फसल बहुत अच्छा खासा उगता है, बहुत अच्छा उगता है, बाकी सभियों से सबसे उगता है, ठीक है। तो मान यहाँ पे फसल हो भी नहीं करता, यहाँ पे रेतीला ज़मीन ज़्यादा है, गरीब तरीब लोग, पागल जैसे लोग ज़्यादा है, तो यहाँ का जीत भी लेगा तो क्या कर लेगा? वो बहुत बड़ा काम कर लेगा, जितना आसान है। तो इसको फ़ायदा कब होगा? जब ये इसको जीतेगा, इसको जीत लेगा, भले दूर है लेकिन वो संचालन हो जाएगा। अगर इस पे अपना कब्जा जमा लिया तो समझिए कि उसका राज्य का कितना अच्छे से बढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि उसके पास अब फसल आना शुरू हो जाएगा, फसल बेच करके वो पैसा कमाना शुरू कर देगा, उसका राज्य का समृद्धि और बढ़ जाएगा। समझ में आया बात? तो इसी प्रकार का एक समृद्धशाली प्रदेश था, एक समृद्धशाली राज्य था, जिसका नाम था कन्नौज। क्या नाम था? कन्नौज। एक राज्य था, जिस राज्य का क्या नाम था? कन्नौज। ये रहा, देखिए कन्नौज, ठीक है, कन्नौज था। ये कन्नौज बहुत ही समृद्ध था। आज इसको कन्नौज को देखिएगा ध्यान से, देखिए आपका, हाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो कन्नौज था ना, कन्नौज जो इलाका था आपका, ये बहुत ही समृद्धशाली था। यहाँ पे फसलें बहुत अच्छा खासा उगता था, यहाँ का जो बनावट का जो उत्पाद भी अच्छे खासे उगा करते थे। कन्नौज बहुत ही संसाधन से भरपूर क्षेत्र था। यहाँ पे लोहा वगैरह जो हो गया, खनिज संसाधन हो गया, ये सब बहुत भरपूर मात्रा में निकलता था, ठीक है। तो राज्य को चलाने के लिए अच्छा फसल उगाना है और अच्छे से खनिज संसाधन चाहिए होता है, तो कन्नौज उसी में से एक था। समझ में आया बात? कन्नौज। अब उसी के आसपास देखिएगा 3 गो क्षेत्र है कन्नौज के आसपास, दिखाई दे रहा है, गुर्जर प्रतिहार, इंद्रप्रस्थ, चाहमान हो गया, ठीक है, चंदेल हो गया, ये सब कई तरह का दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, पाल हो गया, ये इसी के आसपास है। तो इसी कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए 3 राजाओं में कई वर्षों तक युद्ध चला है, समझे। उस कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए 3 राजाओं में कई वर्षों तक युद्ध चला है। और वो 3 कौन कौन था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीनों शक्तिशाली राजा था, तीनों शक्तिशाली था। ये वंशों का नाम है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये तीनों के तीनों समृद्ध, तीनों का तीनों जो क्या था, मजबूत था, स्ट्रांग था। और ये तीनों आपस में झगड़ते रहे। कैसे? मान लीजिए ये तीनों में से कभी पाल वंश वाला उस पर सत्ता स्थापित कर लिया, फिर जो है आकर के अब उससे जो है, जब वो पाल वंश उस पर अधिकार किया हुआ है, तो फिर राष्ट्रकूट वाला हमला करके वो मान लीजिए आक्रमण करके वो जीत लिया, फिर पाल वंश गुर्जर प्रतिहार वाला वंश वाला जीत लिया। तो इस तरीके से अक्सर क्या हुआ, हमेशा ये तीनों इसी बात के लिए, यानी कि एक कन्नौज के लिए लड़ते रहे आपस में, ठीक है। 3 व्यक्ति, यानी 3 पक्षों से क्या हुआ, हमेशा लड़ाई होता रहा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, ठीक है। अब इस कन्नौज में जो है ना, अच्छा संसाधन होने के पीछे एक कारण था, गंगा नदी इसी से होकर के बह रही थी। अब नदी कहीं से होकर के बहेगा तो समझिए उसके आसपास का जो भूमि होगा वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगा। तो उपजाऊ भूमि के कारण कैसा हो गया था, बहुत ही समृद्धशाली वो देश बन गया था, राज्य बन गया था। किसी का नहीं, सब लड़ते लड़के मर गए।
जाइए। अब बाएं दाएं नहीं मुड़ना, चुपचाप यहाँ आइएगा। कुछ ही हुआ जी? हाँ? ये भाई सब गजब इंसान। बड़ा तकलीफ है लेकिन जी हमको भी नहीं पता है, पूरा कस कस के हंस रहे, हाफ रहे, ऐसा लगता है हंसते हंसते। ऐसे कौन हंसता है? क्या ये तितली जी, तितली बैठा हुआ, तितली तितली बैठा हुआ है। तितली उड़ा के तितली है कुत्ता। अरे ये गलिया आ रहे हैं, देखिए इसको तो बोल रहा है कुत्ते। फालतू फालतू नहीं बोलना है। चलिए जल्दी से। अरे जाइए ना जी, जाइए। समझ में आया बात ना? सुनिए, तो कन्नौज जो है वो समृद्धशाली प्रदेश था, राज्य था। उसी को प्राप्त करने के लिए तीन राज्य आपस में झगड़ते रहते थे। ठीक है, तीन पक्ष आपस में झगड़ते थे। वो तीनों कौन कौन था? ये सब एकदम सारा जुबान पर रखना है। ठीक है, ये आपसे सवाल आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, तो आपको रटना होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष है। सुनिए पहले, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो तीन राजवंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच कन्नौज को लेकर किया गया संघर्ष था। ठीक है, क्योंकि कन्नौज एक समृद्धशाली प्रदेश था। क्यों समृद्धशाली था? क्योंकि गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ इस राज्य था, है ना। गुस्से के होकर ये गंगा नदी गुजरता था, जिसकी वजह से उसके चारों ओर का आसपास का जो इलाका था ना, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन था, फसल बहुत अच्छा खासा उगता था। ठीक है, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर था कन्नौज, जिसके वजह से जो है ना उसको हर व्यक्ति अपनाना चाहता था। ठीक है, तो ये तीन लोग काफ़ी दिन तक झगड़ा करते रहा, संघर्ष चलता रहा। तो इसी को क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष, क्योंकि तीन पक्षों के द्वारा ये संघर्ष किया गया। तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? त्रिपक्षीय। क्या करना है इसको? बेच देना है। इसको बेच दें हम? किसी को चाहिए? मतलब ये सिंगल है, वही हिस्ट्री वाला है। पीछे बढ़ा दीजिए, पीछे पलट दीजिए तो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक आगे समझिए बात को। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीन पक्ष जो है हमारे कन्नौज के लिए झगड़ा करते रहे, लेकिन कोई जीता नहीं। जीता सब, कोई जीता, कभी वो जीता, ऐसे ही करता रहा। लेकिन कोई हमेशा नहीं कह सकते कि अंतिम राजा कौन बना, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। कभी वो लड़ा, इसी पागल इसे करते रह गया सब। ठीक है, अब आगे देखिए, एक शब्द निकलता है आपका मंदिर के बारे में डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि मंदिर किस लिए होता है? पूजा पाठ करने के लिए। आज आप मंदिरों में क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर पूजा का स्थल है? नहीं, मंदिर से धन का भी कमाई होता है, आर्थिक क्षेत्र भी होता है। आप लोग हनुमान मंदिर जाते होंगे, हनुमान मंदिर के ऊपर का वाला फ्लोर पे जाते होंगे, बाएं पट्टी तो उधर गिनते रहता होगा पैसा, है ना। ढेर सारा गिरल रहता है ना, ढेर लगल रहता है, उसको गिनते रहता है सब। तो पैसा कितना आता है ना। तो देख करके आप लोग को लगता होगा कि 2-4 मिनट के लिए सब उधर जाए, बस खाली
एक को मिनट टाइम दे दे खाली, भर मुट्ठी कपड़ा वैसे भर लेंगे अल्लाह करके ऐसा सोचे है कि नहीं? ट्राई नहीं किए हैं, आप लोग के मन की व्यथा बता रहे हैं। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे गांव जो है ना, उसमें एक मंदिर है धनियावा पहाड़ी का, शंकर भगवान का मंदिर है, ठीक है। वहाँ का पुजारी जो पंडा वंडा कह दीजिए हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे पूर्वज लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना, सावन का महीना हो गया या फिर शिवरात्रि हो गया, शिवरात्रि के दिन पे वहाँ पे बहुत भीड़ लगता है, ठीक है। चुप रहिए ना जी, कुछ बोल सकते हैं। जब लिखे बोले हैं और बोले लगते हैं बीच में कौन सी आपस में, ठीक है, समझे। तो वहाँ पे जो है ना, पैसा वैसा चढ़ता है ना, तो सिक्का नोट हो गया, एगो मटका, शंकर भगवान के आगे एगो मटका रखल जाता है और पूरा मटका भर जाता है। मटका जब शाम का समय होता है ना, तो उसको लाया जाता है और ला करके कोनवा में उजला जाता है और सब गिनाता है और उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक आता है हमारे घर में और एगो और आता है, वो हम लोग का ही थोड़ा दूर का पूर्वज है, मतलब समझिए कि जब बंटवारा हुआ था ना, तो 2 भाई में हुआ था। तो एगो भाई में हमारे पूर्वज के पुराने के लोग थे, एगो ऊ थे और एगो और था, तो ये कहीं और छितरा के दूसरा जगह बस गया। तो नहीं समझे, मतलब समझिए टोटल पैसा जब उछलाता है ना पूरा मटका, इसमें जितना पैसा होगा ना, उसको 4 हिस्सा लगाया जाएगा। 4 हिस्सा में 1 हिस्सा इनको मिलता है और 3 हिस्सा हमारे तरफ आता है, ठीक है। 3 हिस्सा हमारे तरफ आता है। अब जो 1 हिस्सा आया, अब वो 3 हिस्सा में भी समझिए ना कि हमारे बाबा 3 भाई थे, 3 भाई, तो ये 3 हिस्सा लगता था, 1 हिस्सा इधर, 1 हिस्सा इधर, 1 हिस्सा इधर लगता है। और में जानिएगा तो ये जो उनमें से 2 हिस्सा जो है ना, वो हमारे तरफ आता है और 1 हिस्सा जाता है हमारे छोटका बाबा की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब एगो बड़का जो दादा थे ना हम लोग का, उनका शादी तो हुआ था, लेकिन कुछ दुर्घटनाओं की वजह से उनकी पत्नी का भी डेथ हो गया था, उनको कोई संतान वगैरह नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मामा हमारे चालाक थी, मामा का कि ना उनका सारा संपत्ति अपने नाम करवा ली। मतलब जो ज़मीन 3 हिस्सा में बंटने वाला था, वो 3 हिस्सा में बटा जरूर, लेकिन 2 हिस्सा 1 हिस्सा बन गया, 1 हिस्सा रह गया। एक खिसियाल रहता है हम लोग पे, जो हम लोग के छोटका बाबा रहता है, थोड़ा खिसियाल टाइप रहता है। तो ये 2 हिस्सा क्या आ गया, हमारे पास आ गया है। तो इसकी वजह से 2 हिस्सा का पैसा हमारे घर में आता है और ये हिस्सा जो पैसा बटता है ना, तो 2 चाचा जाता है, वो हमारे पापा जाता है, हम भी रह गए तो हम भी जाते हैं कभी कभार, और हमारे एगो महिला चाचा जाता है, 2 जाता है। तो जितना भी पैसा आता है तो 2 हिस्सा बटता है, दोनों एगो महिला चाचा लेते हैं, एगो पिताजी में रहता है। तो लगभग समझिए कि शिवरात्रि में मेरे घर में इतना सिक्का रह गया खाली और नोट उट मिलता है। हम अगर लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो देखिए कुल मिला करके 20-25 हज़ार के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमारे घर में करीब 10-15 हज़ार के आसपास, वो केवल बंद 1 दिन का है। 2 दिन ऐसा होता है तो कुल मिला करके 10-20 हज़ार तो साल में 1 बार रोजे थोड़ी आता है, और शिवरात्रि में भी आता है। शिवरात्रि में लेकिन फिर कितना आएगा, तो शिवरात्रि में कितना आएगा, लोग को पैसा थोड़ी आता है, लोग जल चढ़ा जाता है, पनिया उछल के चल जाता है लोग। चलिए वहाँ पे जानते हैं लोग खाली टीका लगा के अच्छा खासा कमा लेता है, 1 दिन में 1000-1500 कमा लेता है, 2000 के आसपास खाली टीका लगा कमा लेता है। हम जब छोटा थे ना, हम शुरू में हम भी इतने को थे, तो हम भी टीका लगा के कमाए थे। हम करीब 1200 रुपये कमाए थे हम, जब हम उनके एज में थे, उनसे भी छोटा ही होंगे। हाँ 1200 से ऊपर अर्न किए थे खाली टीका लगा के, समझे। और समझ रहे हैं उनके एज में 1200, समझ रहे हैं। लेकिन जानते हैं बाबूजी लोग ले लिया करते थे, तो हम झूठो बोल दिया करते थे उनके खरीद। बस पहले ही हम काम करते मेला नीचे लगा रहता, मेला में जाते थे और जा करके अपना मनपसंद कहीं मोबाइल ले लिए, गाड़ी ले लिए, कुछ ले करके चलाते थे। बोलते नहीं थे जल्दी, पूछे ना तो बोल दे, इसी 200-300 ऐसी। अरे फ़ोन वही जी, धूम मचा ले धूम ये करता है। जो आता है इसे खुलता है ऑरेंज कलर का। नहीं जी, अरे वो लिए थे दूसरा के लिए, वो नहीं लिए थे। देखिए वो नहीं था, चापते था निकलता है, सर्कलवा बनते रहता है, वो लिए थे। फिर एगो गाड़ी चलता है, ऐसे पीछे करते थे तो भागते था आगे, वो लेते थे। गाड़ी बढ़ गया था, शौक नहीं था। फिर बंदूक लिए थे, बस ज़्यादा नहीं। अरे ज़्यादा नहीं लेते थे क्योंकि खिसियाए लगते थे, देख लिए कि खिलौना ले ले तो और खिसियाना होता था। गार्जियन लोग का नौटंकी तो है, कहते हैं खाओ खिलौना मत लो फालतू का। अरे खिलौना क्या नहीं लेगा, ये कोई मतलब है? कहता है खिलौना टूट जाता तो टूटेगा नहीं, जाए जीवन भर रहेगा, टूटबे करेगा। कहेगा कि खिलौना लेके झूठा ये तोड़ देना है 2-4 दिन में, खाली खाओ, कुछ जो खाना है खाओ। अब खाएगा कितना आदमी, कितना खा लेगा जी, पेट भर ना खाएगा जी, छोटा में इतनी को पेट रहता है, कितना खा लेगा आदमी।
क्या बोला जी? क्या बोला? हाँ हाँ, मारे ना मुड़िया झुका के बोलते रहते हैं बड़का। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, समझे? निकालिए मैथ से निकालिए, बनाइए तब तक। ठीक है जी, तो मंदिर के बात कर रहे थे ना हम लोग, मंदिर के बात चल रहा था। तो मंदिर में जो है ना लोग जो है काम वहाँ पे कमाई वगैरह अच्छा खासा होता था। पहले के समय में लोग जो है ना इतना रईस था, कोई राजा आया तो सोना का सिक्का दान कर दिया, कोई सोना का जेवर दान कर दिया, काफ़ी चीज़ें हुआ करता, कोई मंदिर को ज़मीन दान कर दिया। ये सब डोनेशन से मंदिर के पास बहुत अच्छा खासा बहुत ज़्यादा धन आता था। आज सोचिए ना, आज भी हनुमान मंदिर वगैरह कितना पैसा है इन लोगों के पास, बहुत सारा पैसा है, हज़ारों करोड़ों रुपए का पैसा आता है इन लोगों के पास। ठीक है, तो उस समय भी मंदिरों के पास बहुत ही ज़्यादा धन हुआ करता था। समझ में बात? बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था। तो मंदिरों में जो है ना, इसी चक्कर में मंदिर बहुत समृद्धशाली हुआ करता था, जिस चक्कर में जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आक्रमण करता था ना, तो सबसे पहले अटैक करता था मंदिर पे अटैक करेगा। जैसे मान लीजिए आज नॉर्मली सी बात है, किसी को बम फोड़ना हो, मान लीजिए किसी पटना में बम फोड़ना हो, तो पटना में क्या कुर्थौल में आके फोड़ देगा? वहाँ फोड़ेगा जहाँ पब्लिक का भीड़ ज़्यादा लगता हो। कोई नुकसान पटना ऐसा जगह फोड़ेगा जिससे पटना को नुकसान पहुँचे, रेलवे स्टेशन उड़ा दे, है ना, या फिर आपका जिसको जहाँ प्लेन उड़ता है क्या बोलते हैं उसको जी, हवाई अड्डा उड़ा दे, है ना, कोई मॉल उड़ा दे, बड़ा वाला मॉल उड़ा दे। तो ये सब करेगा ना, मान लीजिए ये सब चीज़ करेगा तो लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। तो ऐसा जगह ना चुन के मारेगा कि कहीं फील्ड में फेंके चल जाएगा। मान लीजिए वहाँ खेतवा में बम मार के भाग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार से जब उस समय जब आक्रमण करने आ रहा है तो वैसा जगह ना आक्रमण करेगा जहाँ से कुछ उसको लाभ भी हो सके। तो उस समय सबसे बेस्ट था क्या? मंदिर, क्योंकि मंदिर खुला स्थान था, कोई घुस सकता था, किनारे किनारे में रहबे करता था। अब उसको अगर लूटपाट करना था, दो ही जगह है, ये था अच्छा लेवल का, या तो कोई राजा के घर में कूद जाइए, तो राजा का घर सुरक्षित होता था, बहुत सैनिकों से भरपूर रहता था, तो वहाँ घुसना आसान तो नहीं था। दूसरा, या तो कोई रईस के घर में घुस जाइए, तो रईस आदमी के पास कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत कम होता था। या तो मंदिर में घुसिए। तो 2-3 ऑप्शन हुआ करता था अगर लूटपाट करना है तो इसलिए मंदिर वो लोग को सबसे बेस्ट जगह था, इसलिए मंदिरे में कूच करता था, मंदिरे में कूदता था और मंदिरे में क्या करता था? लूटपाट करने का काम करता था। तो उसी में कुछ अटैक हुआ है, ठीक है, आक्रमण किया गया है। एक महमूद गजनबी, जिसको गजनी भी कहा गया, महमूद गजनबी जो है ना, अफ़गानिस्तान का शासक था, अफ़गानिस्तान का। अब वो अफ़गानिस्तान का शासक था, उसको मालूम चलता है एक मंदिर के बारे में, उस मंदिर का नाम था सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ, गुजरात में ये मंदिर है शंकर भगवान का। ठीक है, सोमनाथ मंदिर में जो है के बारे में उसको मालूम चला। सोमनाथ मंदिर जो है बहुत ही समृद्धशाली मंदिर आज भी है, उस समय भी था। ठीक है, सोच रहे हैं ये सोमनाथ मंदिर कब का है? कब का है? 1000 पहले, 1000 BC के आसपास का बात है, वही समय का कहानी है। ठीक है, तो इस मंदिर में क्या हुआ ना, महमूद गजनबी का आक्रमण होता है, और वो एक बार नहीं कई बार आक्रमण करता है और इस मंदिरों को कई बार लूट करके ले जाता है। एक बार आक्रमण किया, भागा, फिर मंदिर वापस से अपने आप को डेवलप किया, फिर दूसरा बार आक्रमण किया, फिर मंदिर बना। ऐसे ही कई बार लूटपाट कर करके ले गया मोहम्मद गजनबी। तो बताइए, सोमनाथ मंदिर को लूटने को कौन लूटा था? मोहम्मद गजनबी, है ना, गजनी कहिए या गजनबी कहिए। मोहम्मद गजनबी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। ये सब ध्यान से शब्दवा को दिमाग में लोड करिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 वंश कौन कौन था? मत बोलिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं अपना? ठीक है, तो ये 3 वंश जो है आकर के क्या किए? झगड़ा किए थे। बात आया समझ में? तो ये सोमनाथ मंदिर को लेकर के था। अब एक राजवंश के बारे में समझिए, जिसको चाहमान या चौहान वंश कहा गया। चाहमान या चौहान वंश, ठीक है, नाम क्या लगा था? ये मुकेश चौहान, राघव चौहान, शंकर चौहान, है ना, तो चौहान वंश उसको कह दिया। तो चाहमान या चौहान वंश कहा गया। चौहान वंश में कई सारे शासक निकल करके आए, उसमें सबसे मजबूत शासक बन के निकला, सबसे बरियार शासक था, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इसका मूवी भी निकला है, आप लोग देखे होंगे, देखे हैं? पृथ्वीराज चौहान का अक्षय कुमार का मूवी है, देखिएगा मूवी जाकर के, अभी समय मिलता है तो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मूवी जाके देखिएगा कभी। ठीक है, ये सब देखना चाहिए, मूवी यही सब देखा कीजिए जो इतिहास से रिलेटेड हो, तो आपको आपका काम भी हो जाएगा। मूवियों देख लिए और आपका इतिहास भी पढ़ लीजिएगा। मूवी देखिएगा तो नाम वाम आपको अच्छे से याद हो जाएगा ना। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान वंश शासक निकल करके आया था। ठीक है, ये जो चौहान वंश था यहाँ पे दिल्ली और अजमेर के आसपास का ये इलाका था। चौहान वंश दिल्ली और अजमेर, दिल्ली अजमेर, हाँ, उसी के आसपास का ये क्षेत्र था। कोई प्रॉपर नाम नहीं बताया गया, उसी के आसपास का इलाका था। क्योंकि कुछ क्षेत्र होता है ना, जैसे मान लीजिए इसको हम दिल्ली कह रहे हैं और इसको मान लीजिए आप
अजमेर कह रहे हैं, तो इसी के आसपास में यहाँ पे बसा हुआ था, इसी टाइप का, ठीक है, दोनों को मिक्स टाइप में बसा हुआ था। तो यहाँ का इलाका था यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजा बना था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसका 2 गो काम बताया गया है। 1991 में जो है ना मोहम्मद गोरी नाम का एक व्यक्ति था जिससे इसका लड़ाई हुआ था 1991 में। 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ में झगड़ा होता है, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है, समझे, मोहम्मद गोरी को क्या करता है? हरा देता है। फिर मोहम्मद गोरी वहाँ से भाग जाता है और अगला साल फिर आता है अपने आप को पूरा पुशअप लगा करके, है ना, पूरा एकदम बॉडी वॉडी बना करके पूरा एकदम जाता है जिम, कि अब तो रूप बताते हैं थोड़ा। और जिम जाता है, जानते हो, जिम जाके पूरा कराटा भी सीखता है, मार्शल आर्ट भी करता है, पूरा बॉडी वॉडी बनाता है। और अगला साल फिर आता है 1992 में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान बहुत अपने आप में हीरो था। 1992 में फिर उसको भगाया जाता है, तराइन में युद्ध करता है, दूसरा युद्ध करता है तराइन में। पनिया तो है ही है जी, झूठ से कहाँ जाइएगा, कहाँ नहीं, अब प्लीज झूठ पे सिखा ले। ऐसे भी पानी वो खत्म हो चुका है, लोग पिए क्या है, तो पनिया खत्म है तो कहाँ से भरिएगा? रहने दीजिए। कुछ प्राइवेट का बात करना है बाहर, कुछ प्राइवेट बात क्या करना है बाहर। आप लोग को कुछ करना हो ना तो आप लोग दिमाग लगा भी नहीं करते, ऐसे कलमा गिरा दीजिए, ऐसे करके, ऐसे कलमा उठाइए, नूठने ऐसा ही करके जो बोलना हो बोल दीजिए, ऐसे करके, समझे। हमको क्या पता, वो आइडिया दिए हैं कि ऐसा कर लेना है, क्या जरूरत है बाहर जाने का। हाँ, सबको बोल रहे हैं, सबको अप्लाई कर। चलिए ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर पे अटैक कौन किया था? केरा से पूछा, बताइए, आप बताइए, और नहीं बताइएगा तो पीटेंगे। सोमनाथ मंदिर पे अटैक कौन किया था? गोरी। गाना वाना क्या गा रहे हैं आप, बताइए जी। कौन गजनी? मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, बताइए, ऐसे काम चलेगा? महमूद गजनी, महमूद गजनबी या महमूद गजनी, कौन किया था? बैठिए, पीट देंगे, हम नहीं बताइएगा तो ये कहाँ बताए, देखला पर 75 बार तुक्का मारला पर पता चला है। आप भी नहीं बोल रहे हैं चौहान, मानेंगे ना? एक तो आगे बैठल रहते हैं और आप तो फालतू बोलते हैं। चौहान किया था, बेचारा इतना अच्छा आदमी है, वो हीरो है। मोहम्मद गोरी के 2 बार भगाया है मार के, अब कहता चोरी करे जाएगा हो सोमनाथ में। चलिए बताइए आप, कहाँ का शासक था वो महमूद गजनबी? हैं? दिल्ली के शासक था, हे भगवान। नहीं तो दिल्ली के शासक था, तो झूठ हो, तो दिल्ली का था, अफगानिस्तान का ना था जी, अफगानिस्तान से ना आया था लूटने के लिए, कहाँ ध्यान रहता है। कितना बार हुआ है, अफगानिस्तान का शासक था महमूद गजनबी, सोमनाथ मंदिर का संपत्ति लूटा। ये भगवान, ध्यानमा में नहीं है आप लोग का, हम समझ रहे हैं, आप लोग का माइंड कहीं और रहता है, बॉडी तो यहाँ है लेकिन माइंड कहीं और है। अब माइंड और बॉडी को यहीं लेके आना है, माइंड और बॉडी को दोनों को यहाँ रखे, नहीं तो फिर जानते हैं मामला गड़बड़ है, फिर कहानी साफ है फिर तो। अब बीच में जो इन्फॉर्म करते रहता है ना, वो नहीं करा कीजिए, नहीं तो मार देंगे हम, सही में खीस बता ज़्यादा हो रहा है, मत बोला कीजिए, यही गड़बड़ है। आप लोग का पढ़ाई में कमजोर होने का बहुत बड़ा रीज़न है। आप जब बोलते हैं, आप सोचिए इस तरीके से, आपको पता है क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग का एबिलिटी कमेगा। आप किसको मजाक लग रहा है ना, लेकिन ये क्षमता आपके दिमाग को कमाएगा। आप सामने देख रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, फिर तुरंत कुछ बात याद आया, अब आप बगल में बोल रहे हैं, तो ये कहीं बार में आपका दिमाग कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, इससे ना उधर के बात अच्छे से हो पाएगा, इधर का बात भी अच्छे से आपका घुस ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप इस तरीके से देखते हैं ना, तो आपके दिमाग को क्या लगता है ना कि आप ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई का एक तरीका होता है, जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना,
तो वो चीज़ को दिमाग इंपॉर्टेंट समझता है और वो सारा चीज़ आपके दिमाग में घुसेगा। लेकिन इस तरीके से लापरवाही में पढ़िएगा तो फिर दिमाग इसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझेगा, और आप लोग का भूलने का कारण भी यही है। पहले के समय जो लोग पढ़ा करता था ना, कॉपी किताब नहीं होता था, डायरेक्टली टीचर बोलता था और समझाता था और बच्चे सुनते थे। वो डिस्ट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं था, लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं कुछ देखना नहीं, चुपचाप सुनना है, समझना है, क्वेश्चन आंसर करना है। इस तरीके से पढ़ाई होता था जिससे फोकस पूरा 100% रहता था और बच्चों को तो याद रहता था लंबे समय तक। आज आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया जाता है, ये समझ रहे हैं। अभी आप इसको किताब में पढ़ जाइएगा तो माथा ख़राब हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा। एक तो आपको इतना कुछ पढ़ना है, इसमें से आपको इतना कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, ओकरो में हम इसको इतना करके और आसानी से कह के आपको बता रहे हैं। और भी आपको पूरा चैप्टरवा नहीं, बस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा। अभी हम कितना तक पढ़ाएं आपको, मात्र यहाँ तक, इतनी सो पढ़ाएं हैं, ठीक है। और इतना सा पढ़ाने में अभी आपको 40 मिनट का समय दे दिए। 40 मिनट आप लोग से छोटा सा सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब नहीं दिए। आपको इस बात पर शर्म आना चाहिए, समझ रहे हैं। इतनी सा बात पढ़ैला पर, इतना सा बात, मान लीजिए 40 मिनट, आधा घंटा तो अच्छे से पढ़े होंगे, इतना सा मात्र बात पढ़े और इसमें से आप छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्या पढ़ रहे हैं आप? समझ रहे हैं बात को। ये मजाक में पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप सुन लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, लेकिन वो दिमाग में नहीं जाएगा फिर। और इस तरीके से अगर पढ़िएगा लापरवाही से तो टाइम तो रुकने वाला है नहीं। आज का दिन तो गुजरना ही गुजरना है, कल का भी गुजरेगा। ऐसे करते करते आपका साल गुजर जाएगा, फिर अगला क्लास में जाइएगा, आदत वही बनल रहेगा, पढ़ाई को इग्नोर करने वाला, पढ़ाई घुसेगा नहीं। अगला साल भी यही टाइम पास करके निकाल दीजिएगा। क्योंकि जब आदमी दोस्तों के साथ होता है ना तो समय का अंदाज़ा नहीं लगता है, वक्त का अंदाज़ा नहीं लगता जब आदमी लोगों के बीच में होता है। तब इस बात का, वक्त का अनुभव आपको तब होगा जब आपके साथ कोई नहीं होगा, अकेले फंसिएगा, तब इस बात का अनुभव लगता है, समझ रहे ना। और उस वक्त जीवन में कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है, समझ रहे ना। ये बात जान लीजिए कि आज कितना भी दोस्ता दोस्ती कुछ भी कर लीजिए, जब आप एक समय बड़ा होइएगा ना, तब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। जब आपके परिवार में, जब कल होकर के आपका शादी ब्याह होगा, आपका बेटा बेटी को कुछ चाहिए होगा ना सामान, तो उस पैसा को कोई ला के दूसरा नहीं देने वाला है, देना भी नहीं चाहिए। क्यों देगा भाई कोई आपको, समझ ना। तब आपको अपने आप पे फिर शर्म आएगा, बहुत खतरनाक लेवल का, कि हम अपने जीवन में जो है ना बहुत खतरनाक गलती की है, हमको लापरवाही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये सब पढ़ाई बढ़ाई मजाक का चीज़ नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझदार बनिए, पढ़ते टाइम एकदम पढ़ाई में सीरियस हो जाइए। मजाक हो, मजाक में भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आपका पढ़ाई हो उस वक्त आपका फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और इस बात को दिमाग में रखिए कि अगर जितना पढ़ाई हो गया उस चीज़ से अगर सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए, वो आप सोचिए। समझ में आया बात, कि अगर यहाँ तक हो गया बात तो यहाँ तक आपको अच्छे से जब समझ में आया तो आपको बात पता होना चाहिए। आप अगर देख के भी बोले तो आपको एक बार पता चलेगा कि हम कहाँ पे बतिया लिखल था, आपको ये भी नहीं पता चलता है, आप देखे लगते हैं कि कहाँ लिखल है कहाँ लिखल है कहाँ लिखल। ये चीज़ दिखाता है कि आपका फोकस सही नहीं है। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप पढ़े उस चीज़ को, तो आपको पता होना चाहिए कि बतिया कहाँ पर लिखल था। आपको एक बार में वहाँ नजर जाना चाहिए और देख करके आपको बताना चाहिए। अभी इससे हमसे पूछिए नहीं कि कौन चीज़ कहाँ पर लिखल है, हम बिना देख ले बताएंगे कि हम यहाँ पे लिखे थे, ये चीज़ हम यहाँ पे लिखे थे, क्योंकि हम लिखे, हमको पता है, मेरा फोकस है इस चीज़ पे। समझ रहे ना बात को। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, नहीं तो फिर बर्बादी होने से कोई नहीं बचाएगा। और आपके न पढ़ने से यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरा भी नहीं होने वाला है। आप मान लीजिए अच्छे से नहीं पढ़े, उससे मेरा क्या नुकसान है? आप हमको पैसा तो दे चुके, आपका पैसा तो हमारे पास आ चुका, मेरा क्या नुकसान हुआ? आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, है ना जी। लेकिन फिर भी ये स्थान है पढ़ने वाला, यहाँ पढ़ने आए हैं, आपको आपके पैसे का लाभ मिलना चाहिए। समझ रहे ना बात को। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान से पढ़ना है, फोकस नौटंकीबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ध्यान से, क्या ध्यान से। तो यहाँ तक बात कर ली, ठीक है ना। हम आप लोग को दो बातें क्या बताया भैया, यहाँ पे क्या बात चला कि मोहम्मद गोरी जो व्यक्ति था का लड़ाई किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, है ना। तो वो क्या हुआ था, जीता था कौन? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से वही व्यक्ति कौन, मोहम्मद गोरी, दोबारा से अगले साल फिर आया और तराइन में दोनों के साथ लड़ाई हुआ। तराइन में, कहाँ पे? तराइन में। तो 1992 में लड़ाई करने के लिए आया था कौन? मोहम्मद गोरी। और लड़ाई में फिर कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही संवेदनशील शासक, इसका मूवी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जानते हैं इसका ऐसा व्यक्ति था कि सिर्फ आवाज़ सुन करके निशाना लगाता था, सही के सही आवाज़ सुन के सही निशाना लगाता था, इतना खतरनाक व्यक्ति था।
सोच रहे हैं आवाज़ सुन के कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, और उसके बेसिस पे आवाज़ ये निशाना लगाता था। ठीक है, औरंगजेब को मार दिया था ये, है ना। वो भी अखवा, इसका अखवा फोड़ दिया था, है ना, अखवा फोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान का। अखवा फोड़ करके बोला था कि भाई मारने का मौका दिया था कि भाई मार के दिखाओ। और उस हाँ एक दोहा टाइप बोला था, 4 गज दूर, इस तरीके से वो दोहा के रूप में पृथ्वीराज चौहान को सुनाया था। उसका एक सहयोगी था कि मोहम्मद गोरी यहाँ पर स्थित है ना। बता रहे कि 4 गज दूर, तुमसे इतना गज दूरी पर है, इतना ऊंचाई पर है, इतना निशाने पर, इस तरीके से वो बताया था, और बता करके ठीक सही जगह निशाना लगाया था। तो इस लेवल का व्यक्ति था ये सब। बहुत ही ये सब के व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़िएगा, सुनिएगा ना, तो आपका जो बाल है ना वो खड़ा हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त कहानी है। ये सब हमारे पूर्वज रहे हैं, भारत देश के व्यक्ति है। बहुत गर्वान्वित महसूस होता है, समझ में आया। हाँ, उसके कई वर्षों के बाद, उसके बाद और भी कहानी हुआ है अंग्रेज लोग के आने के नीचे में। ठीक है ना जी। तो ये हो गया। अब ये हो गया चाहमान वंश के बारे में थोड़ा सा कहानी। ये सब सिर्फ झलक है, आपको सिर्फ नाम दिखाया जा रहा है, झलक दिखाया जा रहा है। ये सब एक लंबा डिस्कशन है। चाहमान वंश अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपको चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में। इस चोल साम्राज्य जो है ना, इसका संस्थापक कहिए या फिर इसको अच्छे से बनाने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम था विजयालय। व्यक्ति का नाम था विजयालय, उसका नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय नाम था। ये जो है ना चोल साम्राज्य को समझिए कि बड़ा राज किया था। पहले से चोल साम्राज्य था, लेकिन उसको थोड़ा सा बड़ा करने का काम, योगदान जो है विजयालय का था। ठीक है, विजयालय का था। ये क्या किया था ना, एक स्थान था जिसका नाम था तंजावुर, उस जगह का नाम था तंजावुर। वहाँ पे जाकर वहाँ पे अपना राज्य का यानी चोल साम्राज्य का राजधानी बनाया था। कहाँ पे? तंजावुर में। वहाँ पे जाकर क्या किया था? अपना राजधानी बनाया था। कौन? विजयालय। विजयालय अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? है ना, कहाँ बनाया था? है ना, वहाँ पे जाकर अपनी राजधानी बनाया था। अब उसके बाद जो है ना, इसी के राज्य में इसी का एक बेटा निकला, बेटा नहीं कहेंगे, इसी के सामने जो सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्धशाली और जो सबसे फेमस व्यक्ति निकला था ना, जो राजा निकला ना, उसका नाम था राज राजा प्रथम। क्या नाम था? राज राजा प्रथम। ठीक है, राज राजा प्रथम उसका नाम था। ये क्या किया था? 1985 में जो है ना, ये चोल वंश को सबसे शक्तिशाली बना दिया था। 985 ईस्वी में। कौन? राज राजा प्रथम। राज राजा प्रथम ने चोल साम्राज्य को सबसे समृद्धशाली बना दिया था। कब? 985 में, 985 ईस्वी में। ठीक है ना। ये क्या किया था? ये अपने राज्य में जब ये राजा बना था तो अपने प्रशासन को मजबूत कर दिया था। यानी इसके राज्य का जो सिस्टम था ना प्रशासन का, उसको बहुत ही मजबूत किया। साथ में अपने साम्राज्य का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया। अपने राज्य को यहाँ इसको जीता, इसको जीता, इसको जीता, इसको जीता, इस तरीके से क्या किया? अपने राज्य का विस्तार किया, राज्य को बड़ा बनाया। कौन? राज राजा प्रथम। राज राजा प्रथम। इसी राज राजा प्रथम का एक बेटा था जिसका नाम था राजेंद्र। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम क्या किया ना, ये राज राजा का बेटा था, और ये क्या किया? गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सब में अपना राज्य फैलाया था। मतलब ये सब में अपना अभियान चला, इसको जीता था। समझ में आ रहा? गंगा घाटी के किनारे बसा, जो कन्नौज वाला इलाका बोले ना, उस सब पे अपने आप को बढ़ाया। दूसरा में श्रीलंका समझ रहे हैं, अपना देश से बाहर दूसरा देश में। श्रीलंका यहाँ पे है, जो भारत का मैप देखते हैं यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे आकर के अपना झंडा गाड़ा था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, उसके बाद आपका दक्षिण पूर्व एशिया, ऊपर में जाइएगा भारत के यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व का जो एशिया है ना, इस एशिया वाले इलाका में भी गया, मतलब भारत से बाहर तक भी अपना राज्य को फैलाया था। कौन? राजेंद्र प्रथम। केकर बेटा था? राजेंद्र, राज राजा प्रथम का। राज राजा प्रथम का बेटा कौन था? राजेंद्र प्रथम। और राज राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश का राजा निकला? चोल वंश का। किस वंश का? चोल वंश का। ठीक है ना। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान किस वंश का था? पृथ्वीराज चौहान किस वंश का था? चाहमान या चौहान वंश का, है ना। चाहमान या चौहान वंश का था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। कब हराया था? 1191 में। हाँ, दूसरी बार तराइन में वापस से मोहम्मद गोरी को हराया। कौन? 1192 में, 1 साल बाद ठीक उसको हराया था। ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? महमूद गजनबी। ठीक है, अफगानिस्तान का शासक था, है ना। कौन हराया था? महमूद गजनबी। कहाँ का शासक?
अफगानिस्तान का शासक था। हाँ, इसके बीच में वो कई बार आक्रमण हुआ है इसका, कई बार, ठीक है ना, कई बार उसको लूट करके ले गया है। बात आया समझ में? ठीक है। अब उसके बाद जो है राजेंद्र प्रथम जो है ये सब मजबूत तो किया ही, ये पहली बार, आप सोचिए जरा सा, ये यहाँ पे भारत है और इसके बाद यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके बीच में नदी है कि नहीं, मतलब समुद्र है, तो समुद्र को पार कैसे करेगा? तो समुद्र को पार करने के लिए जो है ना बहुत ही शक्तिशाली नौसेना बनाया। समझ रहे, नदी के रास्ते जाना बड़ा मुश्किल होता है, पानी वाला इलाका में। अब मान लीजिए कि यहाँ से व्यक्ति आ रहा है ना, कोई नाव से ढेर सारा सैनिक आ रहा है, तो यही पट्टी सैनिक क्या करेगा? बड़का बड़का पत्थर फेंक फेंक के नावे डूबो देगा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से क्या किया? नौसेना विकसित की। नौसेना मतलब क्या? जो पानी वानी में लड़ने वाला सेना होता हो, ठीक है, उसको बनाया। बहुत ही शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाया था। कौन? राजेंद्र प्रथम। और वो अपने देश में तो लड़वे किया, अपने देश में तो लड़ा, जो जीतवे किया, अपने देश के बाहरी इलाकों में भी जा करके अपने राज्य का बढ़ाया था। हालांकि उस वक्त जो है ना भारत नहीं चलता था उतना, उसको अपना इलाका चलता था, वही राज्यों में बटा हुआ था, ये अलग है, वो अलग है, अलग है, सब अपने में हीरो था सब। जैसे मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार अपने में हीरो है, इसका कोई मालिक नहीं है, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे टाइप बटा हुआ था। फिर उस तरीके से जो है आपका ये क्या, राजेंद्र प्रथम का कुछ उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। तो नौसेना, शक्तिशाली नौसेना कौन विकसित किया था? राजेंद्र प्रथम। शक्तिशाली नौसेना विकसित कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? महमूद गजनवी, है ना, महमूद गजनवी। मोहम्मद गोरी का लड़ाई किससे हुआ था? कब? 1191 में, है ना। हाँ, तराइन में हुआ था, 1192 में हुआ था, ठीक है, उससे एक साल बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब यहाँ देखिए चोल साम्राज्य में थोड़ा सा बात। चोल साम्राज्य में जो है ना, उसमें मूर्ति कला और मंदिर का बड़ा प्रसिद्ध था, उसका बहुत नाम चलता था चोल साम्राज्य का। कौन सा? मुन्नर व्यवस्था, वही चीज, हाँ, रैयतबारी वाला, सीधे किसान से मांगने वाला। चोल वो जाति है एक प्रकार से, टाइटल। जैसे मान लीजिए कि सिंह, तो सिंह का क्या मतलब है? कोई बोलता है पांडे, तो पांडे का क्या मतलब है? ऐसे, ठीक है, समझे ना। तो चोल कला जो है ना आपका, अब उसमें एक मंदिर है, जो बृहदेश्वर मंदिर, आज भी प्रसिद्ध है। तंजावुर में एक मंदिर बनाया गया, उस मंदिर का नाम था बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है। और एक और मंदिर था गंगैकोंड चोलपुरम, है ना, ये भी एक मंदिर था। हाँ बोलिए ना, देखेंगे तो ना जी। गलत होगा ना? समीकरण x + 5 = 5 का हल एक प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या नहीं जी, गलत हो, ये हाँ गलत है। ये आपका x + 5 = 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 क्या है? 0 क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या का हिस्सा है, तो ये प्राकृत संख्या है, नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या? वो हल किया वो बराबर 5 है ना, तो प्राकृत संख्या 5 इसलिए सही होगा, अब गलत होगा। चलिए ठीक है, समझे ना बात को, तो ध्यान दीजिएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम, नाम याद हुआ? कौन सी करने लगी थी? अपना क्लास के बनता नहीं है, दूसरा क्लास के झाँक के देख रहे हैं, सेम है राइज। अरे चुप रहिए ना, मारी नहीं मुँह पे, अपना बतिया पूरा करिए देना, मना करते करते में भी। अरे नहीं तो डंटा हम पीट देंगे, फालतू का बोलिएगा था। ये पढ़िए, नहीं पढ़े ना तो हम आके मारेंगे। तो फिर हम मना किए हैं पढ़ने से, सुनिए, फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, है ना। क्या लिखेंगे? पढ़ेंगे गंगैकोंड चोलपुरम। क्या पढ़ेंगे? गंगैकोंड चोलपुरम। चोलपुरम तो पढ़िए दीजिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम, ये मंदिर का नाम था वहाँ पे, ठीक है ना, चोल साम्राज्य का ही बना हुआ था, ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वहाँ पे जो है ना कांसे का मूर्तियाँ बनाया गया था, बहुत प्रसिद्ध, पूरा दुनिया में विख्यात था। चोल साम्राज्य के बने हुए जो मूर्तियाँ थे कांसे का, वो पूरे विश्व विख्यात था, ठीक है। तो वो पूरा विश्व में था, कांसे का मूर्ति हो गया, सबसे प्रसिद्ध था विश्व में, पूरा का पूरा श्रेष्ठ मूर्ति यहीं से बनता था, ठीक है ना। तो कांसे समझ में आया ना। अब उसमें जो है चोल साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों बना, क्योंकि इस साम्राज्य के अंतर्गत में कृषि बहुत ज़्यादा होता था, कृषि बहुत खतरनाक लेवल का था, कृषि से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाई होता था, तो ये बहुत ही समृद्धशाली देश बन गया था। कौन ले लेते हैं?
ठीक है ना। तो वो कौन सा ये चोल साम्राज्य का एक बड़ा साम्राज्य बनने के पीछे किस चीज़ का योगदान था? मजबूत कृषि। वो कैसे बन गया? कृषि की वजह से। वहाँ कृषि बहुत अच्छा होता था, खेती अच्छा खासा होगा। तब शुरू में आपको बताए थे कि जहाँ संसाधन अच्छा होगा उसका तरक्की कमाई अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक वो देश आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आज कोई देश जिसमें पेट्रोलियम निकलता है वो देश समृद्धशाली है ना। जिस राज्य में कुछ नहीं है वो नीचे वाला है, कुछ नहीं, खत्म बात। ठीक है, ये हो गया। अब उसका जो है ना, चोल साम्राज्य में वो नदी बहता जिसका नाम है कावेरी नदी। उस कावेरी नदी के बहने से वहाँ का ज़मीन उपजाऊ हो गया। उपजाऊ ज़मीन था, जो मिट्टी था ना बहुत अच्छा उगता था, वहाँ पे चावल का खेती बड़ा अच्छा होता था। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि चोल साम्राज्य का प्रमुख फसल क्या था, तो कहिएगा चावल। ये सब कृषि है ना। चावल ही उगा के खूब पैसा कमाता सब चोल साम्राज्य के लोग। चोल साम्राज्य में किसकी मूर्तियाँ प्रसिद्ध था, विश्वविख्यात था? कांस्य मूर्तियाँ विश्वविख्यात था। क्या? चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक पहिलका वाला राजा प्रथम, है ना। नौसेना कौन विकसित किया था? राजेंद्र प्रथम। कौन विकसित किया था? राजेंद्र प्रथम। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कृषि का जब विकास करना तो उसमें क्या करता था ना, जंगल को साफ करता था, उसको कुड़ता काटता था, बराबर किया, उसमें फसल उगाने का काम करता। छोटा सा बात है। ठीक है, कृषि के चक्कर में तट का बंधन करता था, यानी कि समझिए कि नदी है तो नदी के किनारों को बांधता था साथ में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी बह रहा है, नदी यहाँ से बह रहा है, तो क्या नदी का सगरों बहल चलेगा? नहीं। तो यहाँ का क्षेत्र में पानी कैसे आएगा? तो लोग नहर बनाता था, मतलब क्या, काट करके पतला सा नदी के तरह ही आकार का क्या करता था, इसको काट देता था इससे, जिससे क्या होता था ना, एक में भी पानी बहे लगता था। इसको नहर बोलते हैं। तो अपने अपने राज्यों में नहरों को बनवाया। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ कृषि करना है, इस खेत में कृषि करना है, तो क्या करेगा, इसके आसपास बीच में एगो नदी टाइप का नहर बहा देगा, जिससे क्या होगा कि अब हर क्षेत्र में पानी पहुँच रहा है, तो सिंचाई अच्छे से हो जाएगा। तो नहरों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना। नहर का हो गया, कुआं का इस्तेमाल हो गया, और कुआं खुदवा दिया, तालाब बना दिया। ठीक है ना, सब पानी को स्टोर करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को बनाया गया था। कोई दिक्कत? आप कुछ शब्दों को समझिएगा ध्यान से। ये शब्दों का अर्थ हम कल पूछेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, शब्दों का अर्थ क्या क्या है। एक शब्द है जिसका नाम है उर। चोल साम्राज्य में कुछ शब्द बोला जाता था, आज नहीं बोलता, आज कोई समझ वो नहीं करेगा। उस समय एक शब्द, कुछ शब्दों को इस्तेमाल होता था, लोग किस लिए इस्तेमाल करता था उसको रटना है। उर का मतलब, अगर कोई व्यक्ति चोल रहा उर कह रहा ना, तो उर का मतलब था कुछ किसानों का गाँव। वो किसान जहाँ पे किसान रहते थे उसको क्या कहा जाता था? उर। कोई पूछ रहा है कि कने जा रहे हो, तो कह रहा है हम उर जा रहे हैं। उर मैंने उड़ नहीं रहा है, उड़ नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? किसानों का गांव जा रहा है। तो अब से कोई बोले कि हम उड़ जा रहे हैं उड़, तो क्या कहिए, क्या समझिएगा? किसानों का गाँव जा रहा है। एक कौची कर रहे हैं जी, बट आपके बगल में आपका जूनियर बैठा हुआ है, पागल जैसन कर रहे हैं, समझे ना। तो कहाँ जा रहा है? उड़ मैंने कहाँ जाएगा? किसानों का गाँव। उसका एक शब्द है जिसका नाम है नाडू। नाडू का मतलब क्या था? कई गांव का अगर समूह है, जैसे आज कई सारे गांव को मिला के कोई पंचायत कह देते हैं, तो उसमें नाडू कहता था। नाडू मतलब गांव का समूह, क्या कहते थे उसको? नाडू। और उर मतलब किसानों का समूह। ठीक है, किसानों का गांव उर हो गया, और कई गांव का समूह क्या कहलाएगा? नाडू। क्या कहलाएगा? अब एक शब्द है जिसका नाम है नगरम। नगरम का मतलब हो गया ना, जहाँ पे व्यापारी लोग रहता था, बिजनेसमैन लोग रहता था, उसको हम लोग कहते थे नगरम। क्या कहते थे उसको? नगरम। ठीक है, क्या कहते थे? नगरम। अब देखिए उसमें जो है ना कुछ प्रशासनिक कार्य होता था। तो प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या? कर का वसूली करेगा, न्याय का व्यवस्था करेगा, मतलब किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलवाना। ठीक है, उसके बाद उसमें सिंचाई का प्रबंधन करेगा। तो ये सब किस में था? प्रशासनिक कार्य था, मतलब एक राजा का कार्य था, राजा का कार्य। ठीक है, राजा का या प्रशासन का कार्य था वहाँ पे। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भूमि का प्रबंधन की बात करिएगा। किसका? भूमि का, सॉरी क्या लिखे हैं जी? अच्छा, भूमि के प्रकार। ठीक है, भूमि का प्रकार। अब ये कुछ शब्दों को देखिए यहाँ पे, हैं अभी लिखवाइए ना अपने हाथ पे पूरा, हम सब देख रहे हैं। देखिए कोई बेलन बगाई हो गया, एक शब्द है जिसका नाम क्या है? बेलन बगाई। क्या नाम है? क्या नाम है? बेलन बगाई। उसका क्या था? गैर ब्राह्मण का किसान, मतलब कोई नॉर्मल किसान का जमीन है ना, पंडित जी का नहीं, नॉर्मल आदमी का जमीन है, किसान का, तो उसको क्या कहते थे? बेलन बगाई, है ना। कोई कह रहा है कि ये बेलन बगाई है, वो अगर कह रहे हैं तो कहाँ डिस्टर्ब करते रहते हैं। कोई कह रहा है, अगर मान लीजिए खेत है, ठीक है, ये खेत है इस राज्य का, और ये 2 खेत है, इसको कह रहा है कि बेलन बगाई है, इसका मतलब कोई आम आदमी के किसान का खेत है। किसका है? किसान का खेत है। कुछ बात पे हंस रहे हैं, ठीक है, आप लोग मत सोचिए, कुछ सब अपना काम कीजिए, इन लोग को करने दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? बेलन बगाई। बेलन बगाई मतलब क्या?
आम आदमी का खेत हो गया। अब एक और शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय का मतलब हुआ ना वो जमीन जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया है, ठीक है। ब्रह्मदेय मतलब क्या हो गया, वो जमीन जो ब्राह्मणों को दान कर दिया हो, ठीक है। तो इसको कहा गया गैर ब्राह्मण, यानी बीच में ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है, ये आदमी का अपना जमीन है। उसको क्या कहा गया, वेलन बगाई, है ना। वेलन बगाई मतलब क्या, गैर ब्राह्मण किसानों का जमीन, किसानों का जमीन क्या कहेंगे, वेलन बगाई। और ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को दिया गया भूमि। हाँ, अब एक है देवदान कहिए या फिर तिरुनम टुकनी तिरुनम टुकनी, क्या नाम है, तिरुनम टुकनी कहिए या देवदान कहिए, सिंपल देवदान समझिए। अगर कोई जमीन अपना मंदिर को दान दे दिया कि इसमें मंदिर बनेगा, ये मंदिर के नाम का जमीन है, इसमें जो फसल उगेगा वो मंदिर में जाएगा, देश का भला होगा, तो उसको हम लोग देवदान कहते थे। क्या कहते थे, देवदान, क्योंकि ये देवों को दान दे दिया गया, भगवान को दिया। क्योंकि मंदिर में कौन रहता है, भगवान, तो भगवान को पंडित जी के थोड़ी दे दिया है, पंडित जी को देने वाला अलग है, ब्रह्मदेव। पंडित जी को दान देते कौन सा जमीन, ब्रह्मदेव। मंदिर को दिया तो क्या कहेंगे, देवदान, क्या कहेंगे, देवदान। और उसके बाद एक और है शाला भोग। शाला भोग क्या था ना, शाला भोग, हाँ शाला भोग जो है आप लोग राजभोग देखे होंगे, वो और शब्द है शाला भोग। तो शाला भोग का मतलब हो गया ना कि उस जमीन को विद्यालय को दान दे दिया है कि इसमें स्कूल बनेगा, इसमें बच्चे खेलेंगे, या इसमें जो नया स्कूल बनवाइए, जो करना है करिए, लेकिन वो स्कूल को दान दे दिया, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, शाला भोग। और लास्ट शब्द है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पति लक्षणम, पति लक्षदम, पति लक्षदम, ठीक है। हाँ, पति लंचदम, पति लंचदम, ठीक है। इसका मतलब हो गया कोई जैन संस्था को दे दिए ना, हाँ क्या हो रहा है, फेस धोना है, अब छुट्टी करेंगे, हम छुट्टी कर रहे हैं बस, ठीक है ना। तो जैन संस्था को दान दे दिए ना, तो उसको ये कहते थे, समझ में आया बात। जैन धर्म नहीं होता है पति, वो आपका हो गया पति लक्षण, ठीक है। ये कुछ जमीन हो गया जिसको दे दिए तो काम हो जाएगा, समझ में आया बात। ये कुछ शब्दों का अर्थ है, ये वो शब्द है जो आपका कहाँ होता था, चोल साम्राज्य के अंतर्गत में इस्तेमाल होता था। अभी जाके कोई कहिएगा ना शाला भोग, कहिएगा ये शाला भोग है, तो कहेगा गरिया रहा है का, मार लगेगा, वहीं पे मार के पटाख देगा उठा के, है ना। कोई स्कूल दान किया हो जमीन है ना, मान लीजिए आप अपने खेत था आपका, किसी परिवार रिश्तेदार को ले गए घुमाने के लिए, और ले जाके आप कोई ज़मीन है आप दे दिए किसको, स्कूल वाला को, कहिएगा उसको कि शाला भोग है ना तो खिसिया जाएगा, कहेगा ऐसे बोलेगा शाला भोग, है ना। वो शाला भोग मतलब क्या, जमीन किसको दिया गया, विद्यालय को, किसको दिया गया, विद्यालय को। बात आया समझ में। तो फ्रॉम नेक्स्ट डे हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हम लोग अब कल मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़ी है जी वो, हाँ जी लीजिए, क्या क्या